गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 24, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहां पे लेके आया हूं। एक बार आगे वीडियो में बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ कहा है इसके बारे में। ये कास्ट सेंसस क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, क्यों करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसकी डिमांड क्यों कर रही हैं। आप ये पहले भी कर चुके हो, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश आपको करवाने वाला हूं ये पूरा टॉपिक। अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द सेंटर स्टेट आउटलाइन प्लान्स टू स्टेम पोल्यूशन। स्टेम का मतलब होता है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसको मिटिगेट करना। तो अब देखिए, अभी विंटर आने वाला है तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसको लेके सेंटर ने और कुछ स्टेट्स ने मिलकर कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूपीएससी में ऑलरेडी एक दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में स्टबल बर्निंग के ऊपर, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला करने वाले हैं एससी इंट्रोड्यूसेस फास्टर सिस्टम टू सेंड रिकॉर्ड। तो क्योंकि कोई भी चीज अगर देखिए, हम लोग उन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड होती हैं। ऐसी चीजों पे भी फोकस किया जाता है एग्जाम में जो कहीं ना कहीं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल कंट्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 3-4 सालों से यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, तो हमेशा किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर कहीं पे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया हो तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया है, फास्टर सिस्टम। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज अबाउट द इंडिया सेंड्स फाइटर जेट्स टूवर्ड ताइवान। हालांकि इंडिया इसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंपोर्टेड न्यूज है। जीएस पेपर 2 से, आईआर से, चाइना और ताइवान के बीच में क्या अभी झगड़े चल रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही चल रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है झगड़े थोड़े से फास्ट हो गए हैं। इसका रीजन क्या है थोड़ा सा आपको बताऊंगा, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आज के एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग करेंगे क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टील। देखिए, हम क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे टॉपिक करते हैं, कभी भी टॉपिक आता है तो एडिटोरियल में कभी भी नहीं छोड़ता अगर वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है तो। बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये एडिटोरियल रिपीटेड है, लेकिन जितनी बार उसको बार बार करोगे ना, उस टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो जब इतने सारे टॉपिक आपने कर लिए हैं तो आपके पास काफी अच्छा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है। तो चाहे वो एसए में टॉपिक आए, चाहे वो आपका जीएस पेपर 1 में आए, चाहे जीएस पेपर 3 में आए, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते हो उस क्वेश्चन को हैंडल करने की। इसीलिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स आते हैं कभी भी उसको मत छोड़ना। हर टॉपिक के अंदर, हर एडिटोरियल के अंदर आपको 2-3 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या कहता है, कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस डिफिकल्ट, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। देखिए, काफी पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप कास्ट सेंसस को रिलीज कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारी कंट्री में जितने शेड्यूल कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन जब बात आती है ओबीसी की तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओबीसी और एक हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी होगी जिसे स्वर्ण कैटेगरी कहते हैं आप लोग हिंदी में। जनरल कैटेगरी वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते, मतलब मेजोरिटी ऑफ देम, कि ओबीसी का कास्ट सेंसस किया जाए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया में एससी, एसटीज और ओबीसी को मिला के लगभग 82% के लगभग टोटल पॉपुलेशन है, और जो जनरल कैटेगरी यानी कि स्वर्ण कैटेगरी के लोग हैं वो सिर्फ 18% है। इसीलिए हम लोग ओबीसी की सेंसस की अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है कि कितना देखिए, स्टेट के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट कर सकते हैं अपने स्टेट में कितने ओबीसी हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे हमारे पास ओबीसी का एग्जैक्ट डेटा नहीं है। बहुत सारे लीडर ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि आप ओबीसी के डेटा को रिलीज कीजिए, ओबीसी को काउंट कीजिए, लेकिन सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम लोग ओबीसी की पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते। यहां पे कई सारी डिफिकल्टी हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी है और एक डिफिकल्टी है हमारे को, क्योंकि प्रोसेस काफी कम्बरसम है। कम्बरसम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए,
सरकार ने कहा है कि सेंसस 2021 में हम लोग कास्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब जब सेंसस होने वाला है 21 का, उसमें हम लोग कास्ट को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। एंड इट्स अ वेरी कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजन, मतलब सोच समझ के हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले जब ब्रिटिश यहां पे हुआ करते थे, उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया था, लेकिन वो कास्ट सेंसस ना तो कंप्लीट था और ना ही एक्यूरेट था। हालांकि थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री में बताता चलूं, इंडिया में 1951 के बाद कास्ट सेंसस नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। 2011 में सोशल इकोनॉमिक एंड द कास्ट सेंसस SECC जिसको बोलते हैं, इसको किया गया था, लेकिन इसको भी ऑफिशियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी एरर्स हैं। इसका जो डेटा है बहुत सारा ऊपर नीचे है, तो इसको भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेनली बात तो ये है। और आप बोलोगे सर 51 के बाद कास्ट सेंसस को हम लोगों ने क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द डिस्करेजमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ऑफिशियली हम लोग कास्ट सिस्टम को डिक्लाइन करना चाहते हैं, ना कि उसको प्रमोट करना चाहते हैं। सरकार को ऐसा लगा कि 1951 के बाद कि अगर हम कास्ट सेंसस करेंगे तो हो सकता है इससे कास्ट को प्रमोट मिले, प्रमोशन हो जाए, मतलब इन द सेंस कि उसको स्प्रेड हो जाए। लेकिन सरकार चाहती है कि कास्ट आइडेंटिटी कम से कम होनी चाहिए, ऐसा सरकार का उस समय मानना था। अभी समय चेंज हो गया है, ठीक है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं। और सरकार ने यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सर अभी हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज इट इज टू लेट, क्योंकि कंसेंसस की जो तैयारी होती है वो 4-5 साल पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो 2021 का जो भी मतलब जनगणना की जाएगी, सेंसस किया जाएगा, उसकी तैयारी ऑलरेडी 2016-17 से शुरू हो चुकी है। तो अभी हम लोग नहीं कर सकते, एट ए टाइम हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी हैं पहले से ही। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्टी है। तो सरकार ने कहा कि देखिए 2031 में देखेंगे। अब 2031 किसने देखा, 10 साल की बात है ना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं इस टॉपिक से अलग। देख, हमारा काम यही होता है ना, हम लोग न्यूज नहीं पढ़ते, हम लोग न्यूज एनालिसिस करते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ जाए, एनालिसिस का मतलब ये है कि मैं आपको हमेशा थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूं। जो 2021 का सेंसस किया जाएगा ना दोस्तों, इसमें 31 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर क्या आप मुझे एग्जाम के लिए याद करना है? बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होना चाहिए, बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ वेरी एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि हमारे जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस दे आस्क यू फॉर द सेंसस। 31 क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूं मैं आपके लिए। देखिए 1921 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो 8 नंबर पे कास्ट, ट्राइब एंड रेस। इसका मतलब हम लोग आजादी से पहले कास्ट, ट्राइब और रेस को काउंट करते थे। आप 1931 का भी देख लीजिए, ये देखो 1931 वाला है। इसमें भी अगर आप देखो एंट्री नंबर 8 रेस, ट्राइब एंड कास्ट, मतलब प्री इंडिपेंडेंस हम लोग कास्ट को इंक्लूड करते थे। और जैसे ही आप 2051 में आते हो, इसमें कहीं भी आपको कास्ट वाला कॉलम नहीं मिलेगा। मदर टंग वाला है, इकोनॉमिक स्टेटस वाला है, एज है, सिविल कंडीशन है, सब कुछ है, लेकिन कास्ट नहीं है। क्योंकि 1951 के बाद हम लोगों ने कास्ट वाले कॉलम को ही डिलीट कर दिया यहां से। अभी तक उसको हम लोग दोबारा से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2021 में सरकार को वो भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए। अब थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 था, उसके अंदर वो क्या था। ये 640 डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया था इंडिया में, और ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं किया गया था, पेपरलेस सेंसस था, पेपरलेस सेंसस जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे किया गया था। 1931 के बाद कास्ट बेस्ड पहला सेंसस था ये इंडिया में, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, तो इसको सरकार ऐसा यूज नहीं करती है। इसमें स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जो लेटरिन वगैरह के गड्ढे खोदते हैं या फिर नालियों वगैरह में नालियां वगैरह साफ होती हैं ना, उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। इट्स अ वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस। और ट्रांसजेंडर काउंट भी हम लोगों ने इसमें किया था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दैट। और ये जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी मैंडेटरी नहीं होती है, ये वॉलंटरीली होती है। कोई उसको डिस्क्लोज कर सकता है, नहीं कर सकता, ये आपकी मर्जी है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। इसके रिजल्ट को 2015 में रिलीज किया गया था। हालांकि सेंसस ये 2011 का है, लेकिन रिजल्ट इसके 2015 में ही इसके रिलीज किए गए थे। ठीक है,
याद रहेगा कहाँ से शुरुआत हुई थी? वेस्ट त्रिपुरा में एक गांव है हजमारा, वहां से इसकी सॉरी संखोला नाम का गांव है हजमारा ब्लॉक में। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एससीसी 2011 की जो मेजर फाइंडिंग थी वो यहाँ पे आपके सामने है, कंटेंट आपको दिया हुआ है, आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि सब तो चीज़ें नहीं करा सकते हम भैया यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है मैंने इस आर्टिकल से हट के। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, वो कहां से है, वो है पोल्यूशन से रिलेटेड। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हमेशा हॉट टॉपिक रहते हैं, इसलिए हमेशा यहां पे फोकस किया जाता है। सेंटर और स्टेट, मतलब कौन कौन से स्टेट, एक तो हमारा यूटी दिल्ली हो गया, और दिल्ली के आसपास जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये स्टेट, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपने ये फेस भी किया होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा। जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि विंटर में दिल्ली में हालत बहुत खराब हो जाती है। दिल्ली को कहा जाता है गैस चैम्बर। सच्ची है ये, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे अच्छे से पता है। आप में से बहुत से लोग दिल्ली में रहते होंगे, आपको भी पता होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने ऐसे होते हैं दिल्ली में व्हेन दिल्ली बिकम्स अ गैस चैम्बर। और इसका डायरेक्ट रीजन क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, एमिशन होता है व्हीकल से, थर्मल पावर प्लांट से जो हम लोग कोल वगैरह बर्न करते हैं उसकी वजह से, और रीजन क्या है, बर्निंग ऑफ द राइस चैफ, मतलब जो पराली होती है, जो स्टबल होता है, जो रेजिड्यूज होते हैं। क्योंकि देखिए अभी धान की खेती कटने वाली है, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं और हम लोग धान की खेती करते हैं। तो जब वो धान कट जाता है तो उसके बीच के जो जो बचे हुए रेजिड्यूज हैं, जो स्टबल होता है जिसे पराली बोलते हैं, उसको जला दिया जाता है। और ये चीज हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से, अभी भी हो रही है। और लेट्स होप कि कुछ ना कुछ सरकार ऐसे स्टेप्स लेके फ्यूचर में इसको रोका जा सके। तो इसे कहिए स्टबल बर्निंग। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग ही रीजन है, नो, दूसरे रीजन भी हैं, लेकिन दूसरे रीजन तो साल भर काम करते हैं ना। अक्टूबर नवंबर के महीने में ऐसा क्या खास हो जाता है कि पोल्यूशन का लेवल एकदम 2-3 गुना बढ़ जाता है? उसका डायरेक्ट रीजन आपका आता है स्टबल बर्निंग अलोंग विद अदर रीजंस। ठीक है, चलिए। तो सरकार ने क्या किया, इन कंट्री स्टेट्स के साथ मीटिंग किया और इन्होंने कहा कि भैया विंटर के समय में जो पोल्यूशन होता है इसको टैकल करने की जरूरत है। तो सरकार ने जब इनके साथ मीटिंग किया, कोई नया स्टेप नहीं लिया है, नो न्यू मीजर्स। तो पहले से ही जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हीं को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। यहां पे जो सबसे बड़ा मेजर है वो है डीकंपोजर। एक डीकंपोजर यूज किया जाएगा खेत के अंदर। जब अगर उसको खेत में आप छिड़काव कर दोगे तो आपकी जो पराली होती है, जो रेजिड्यूज होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो डीकंपोज हो जाता है। डीकंपोज होने के बाद वो खाद बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, और वो आपके खेत में आपकी सोइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, केजरीवाल तो इसको फुल ऑन प्रमोट कर रहे हैं। केजरीवाल खेत में भी गए थे किसी के, वहां पे जाके उसको डीकंपोज भी किया था, वो सारी की सारी चीजें। तो अभी हरियाणा, पंजाब और यूपी ने डिसाइड किया है कि वो भी इस डीकंपोजर का यूज करने वाले हैं। और क्या होने वाला है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे, जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में है, जैसे पानीपत में है, दिल्ली में है, जसोला वगैरह में, तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पैडी स्ट्रो है, मतलब जो पराली है, उसका भी यूज करने वाले हैं इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ताकि वो खेत से पराली लेके वहां पे यूज कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक प्रोविजन है जिससे स्टबल बर्निंग कम हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद ये फेस करता हूं। खुद मैं एक फार्मर हूं, मतलब मेरे पापा भी फार्मर हैं, तो ऑफकोर्स मैं भी फार्मर हूं। इस बार स्टबल बर्निंग पिछले सालों के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाली है। क्यों होने वाली है आपको सबको पता है, बिकॉज ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट। बिकॉज ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट पिछले से पिछले साल भी बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग हुई थी हरियाणा, पंजाब में, क्योंकि उस समय पे वहां पे रिजर्वेशन वाला मुद्दा चल रहा था। इस बार फार्म प्रोटेस्ट की वजह से एज अ रिवेंज फार्मर्स बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग करने वाले हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो। तो सरकार कुछ भी कर ले, इस बार आप स्टबल बर्निंग को नहीं रोक सकते। एंड इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि जो दिल्ली में रहते हैं या दूसरे सिटीज में रहते हैं, यहां पे भी तो लोग ही रहते हैं ना। तो फार्मर्स को थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा एनवायरनमेंट का कंसर्न को लेके, हेल्थ के कंसर्न को लेके, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, स्पेशली जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए बहुत खतरा हो जाता है उस समय पे। तो ये इस बार का मैंने थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो बताया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। एनीवेज, स्टबल बर्निंग क्या होती है वैसे आपको सबको पता है। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है सेटिंग फायर टू द प्लांट डेब्रिस, मतलब जो बाद में बचे हुए हैं उसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं। हरियाणा, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया के स्टेट में बहुत खूब होता है। अक्टूबर में शुरू होता है और नवंबर में पीक पीरियड पे पहुंच जाता है।
इसका रीजन क्या है, लोग स्टबल बर्निंग करते क्यों हैं? एक बहुत ही एक बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं स्टबल बर्निंग। क्या ये शुरू से ही होता आ रहा है? क्या ये पिछले 200-300 साल से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। स्टबल बर्निंग की एक्चुअली शुरुआत हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोगों ने दो क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, वीट और राइस। वीट और राइस, तो किसान ज्यादा से ज्यादा वीट और राइस को ग्रो करने लगे। अब जो नई जो हाई वैरायटिंग यील्ड जो आई थी, मतलब नए जो सीड्स आए थे हाई 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 यील्ड वाले, हाई वैरायटी वाले, ये क्या करते हैं, बहुत कम समय में ही ग्रो हो जाते हैं। जो पहले हमारे देसी बीज हुआ करते थे ना, वीट के और राइस के, वो पकने में समय लेते थे, लेकिन ये वाले तो जल्दी हो जाते हैं। और जल्दी होने के चक्कर में किसान क्या करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली पैडी फील्ड, पैडी है ना, राइस को तो साल में दो लगाने की कम से कम कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से उनको अपना खेत जल्दी खाली करना होता है, जल्दी उसको अगली क्रॉप के लिए प्रिपेयर करना होता है, और जिसकी वजह से वो आग लगाना एक इजी सॉल्यूशन माना जाता है, रादर देन इसको मैनेज करना, मेंटेन करना, इधर उधर डालना। आग लगा के आप जल्दी से खेत को कर सकते हो। अब देखिए, अभी पैडी फील्ड है, अभी राइस की कल्टीवेशन होगा, उसी धान की कटाई होगी। धान की कटाई के बाद किसानों के पास हार्डली 20 से 25 दिन बचते हैं वीट के लिए, अपने खेतों को प्रिपेयर करने के लिए। तो इतने कम समय में खेत को कैसे प्रिपेयर करोगे आप? तो किसान को लगता है कि वो इसको जला देगा और उसका खेत प्रिपेयर हो जाएगा। ये किसका रीजन है? एक इसका रीजन और ये भी है कि 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट पास किया गया, हरियाणा में भी इस तरह का एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जो पैडी कल्टीवेशन होता है, जो धान लगाने की जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसको लगभग 15 से लेके 1 महीने तक इंक्रीज कर दिया गया, ताकि पानी बचे। अब आप ये देखिए, एक प्रैक्टिकल चीज है ये कि 15 जून आप मान के चलिए कि मॉनसून आता है यहां पे इस एरिया में, और अगर किसान 15 जून से पहले अगर धान की खेती लगाएगा, अब धान की खेती के लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करेगा। तो सरकार ने क्या किया, कानून पास करके ये जो धान की रोपाई वाले दिन हैं, इनको 15 से 20 दिन आगे शिफ्ट कर दिया, ताकि मॉनसून के दौरान इसको लगाया जा सके। और जब आप इसको मॉनसून के दौरान लगाओगे तो इसका मतलब ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन कम होगा और ग्राउंड वाटर को आप प्रिजर्व कर सकते हो। तो इंटेंशन तो वो थी, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो सरकार कुछ अच्छा करने गई, लेकिन स्टबल बर्निंग यहां पे और ज्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि अभी किसानों के पास, पहले किसानों के पास 1.5 से 2 महीना होता था खेत को तैयार करने के लिए, अभी किसानों के पास हार्डली 20 या 25 दिन बचते हैं वीट के लिए, खेत तैयार करने के लिए। तो क्या होता है, जला देते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, अगर वो पराली खेत में ऐसे ही पड़ी रहेगी तो उसमें कीड़े लगेंगे। अगली बार जब आप वीट को वहां पे लगाओगे तो वो कीड़े वीट के अंदर भी लग सकते हैं। तो कोशिश करते हैं किसान इसको जला दिया जाए, कीड़े मकोड़े सब उसके अंदर जल जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं, आपको पहले से ही इनके बारे में पता है, कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बताई है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा आप इशू को और थोड़ा पढ़ लेना कि इसके लिए सरकार ने और कौन कौन से कदम उठाए हैं, दैट इज फॉर यू। चलिए, अगली जो न्यूज आने वाली है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूसेस फास्टर सिस्टम टू सेंड रिकॉर्ड्स। देखिए, अब तो डिजिटल समय आ गया, आप ईमेल कर सकते हो, चिट्ठियां लिख सकते हो। चिट्ठियां लिखने से पहले क्या होता था, कबूतर से हम ना, कबूतर आ कबूतर जा जा जा। अभी अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो पाकिस्तान की साइड से अभी भी वो लोग कबूतर का यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो डिजिटल, जैसे मान लो सपोज करो कि कश्मीर के अंदर कोई टेररिस्ट ग्रुप है, अब पाकिस्तान इनको सिग्नल भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो डिजिटल मीडिया का यूज नहीं करते, रेडियो का यूज नहीं करते, क्योंकि उसको तो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, कबूतर भेजते हैं भाई साहब। अभी भी जो चीजें 100-150 साल पहले होती थी, कबूतर भेजते हैं, और कई बार हमारे वाले उन कबूतर को पकड़ लेते हैं, और हमारी मीडिया इतनी फनी है, उन कबूतर को अब वो पकड़ लेते हैं, उनको आर्मी वाले, बीएसएफ वाले, और उसमें पूरा दिन भर न्यूज दिखाती है। बेचारे कबूतर को हम लोग पिंजरे में डालते हैं, जेल में डाल देते हैं, और वो खैर अलग बात है। लेकिन हमारी जो जुडिशरी है ना, इस जुडिशरी के अंदर अभी भी पुराना सिस्टम था, कबूतर वाला नहीं, लेटर लिखने वाला। अब सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने, अब मान लो सपोज करो, वैसे तो ये एग्जैक्टली एक एग्जांपल है, आगरा का एग्जांपल है। आगरा में 4-5 लोग थे जिनके जो 20 साल से जेल में बंद थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको रिहा कर दिया, ठीक है, उनको अक्विट कर दिया। अब उनको अक्विट किया गया था 7 अगस्त को। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि इनको छोड़ दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो 11 अगस्त तक जेल में पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, भैया ऐसा क्यों हुआ, 7 अगस्त को हमने ऑर्डर सुनाया, आपने 11 तारीख को क्यों इनको रिलीज किया? तो जेलर साहब क्या बोले, जेलर साहब बोले, सर मुझे लेटर नहीं मिला था,
क्योंकि लेटर आने में समय लगता है 3-4 दिन। जब मेरे पास लेटर आएगा मैं तो तभी छोड़ूंगा ना, उससे पहले कैसे छोड़ दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को रियलाइज किया ना कि उनके ऑर्डर को पास होने में और उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट होने में कई दिन का समय लग जाता है, जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी वायलेट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा सिस्टम करूंगा ताकि झटपट फैसला सुनाया जा सके और झटपट उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और झटपट सिस्टम को क्या बोलते हैं? फास्टर सिस्टम। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब जैसे ही जज साहब यहां फैसला सुनाएंगे, तुरंत के तुरंत वो फैक्स के थ्रू, डिजिटल मीडियम के थ्रू तुरंत जेल में चला जाएगा, ऑफिसर्स को चला जाएगा जो जेल में जेलर साहब हैं, और तुरंत वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और उनको वो छोड़ सकते हैं। इसको कहा गया है फास्टर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जब बेल वगैरह ऑर्डर जब किया जाता है या अरेस्ट वगैरह किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली, अब जैसे मान लो मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, मुझे बोला सर मुझे खामखा अरेस्ट कर लिया है, प्लीज मेरा बेल इशू कर दो। अब कोर्ट ने मेरा बेल इशू कर दिया, मुझे बेल मिल जाएगी, लेकिन मुझे बेल मिल रही है मुझे 2 दिन के बाद, क्योंकि वो लेटर आने में ही समय लग रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चलो इस सिस्टम को बंद करो, हम लोग अभी कबूतर को छोड़ के डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो कहां से आती है? ताइवान से और चाइना से आती है। कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज है। तो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साउथ चाइना सी वाला मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, घिसा पिटा मुद्दा है। आई होप आपको सबको इसके बारे में पता होगा। जैसे पार्शल आइलैंड्स कंट्रोवर्शियल हैं, स्पार्टली आइलैंड्स कंट्रोवर्शियल हैं, और ताइवान तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। देखिए 1940s में ताइवान चाइना के अंदर सिविल वॉर चल रहा था। अब वहां पे 2 पार्टी थी, एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी को यूएसए सपोर्ट करता था और कम्युनिस्ट पार्टी को रशिया सपोर्ट करता था। अब हुआ ऐसा कि धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी वो जीत गई, कम्युनिस्ट जो लीडर थे वहां पे विक्टोरियस हुए, और डेमोक्रेटिक वाले बेचारे क्या करें, अगर ये चाइना में रहते तो इनको मार दिया जाता, फांसी पे लटका दिया जाता। तो ये क्या करें, इन्होंने भाग के एक आइलैंड पे चले गए, छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम है ताइवान। हालांकि चाइना इसको बोलता है तेपी, क्या बोलता है? तेपी, लेकिन ताइवान इसको बोलता है ताइवान। तो आज तक वो लोग जो भाग के चाइना से आए थे इस आइलैंड के ऊपर रूल कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में रूल कर रही है। जैसे इंडिया बोलता है ना कि जम्मू एंड कश्मीर मेरा अखंड हिस्सा है, मतलब मेरा इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे चाइना भी बोलता है कि ताइवान मेरा इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और चाइना पूरी दुनिया को कहता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है, अगर कोई चाइना के साथ अलग से डील करेगा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा चाइना बेसिकली दुनिया को बोलता है। थोड़ी थोड़ी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये आपकी आती है ताइवान स्टेट। अभी यूएसए के और ताइवान के रिलेशन अच्छे हैं। हालांकि वन चाइना पॉलिसी के तहत हम लोग ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और ताइवान यूएन का मेंबर भी नहीं है, because we follow one China policy. USA also follows one China policy, Japan also follow one China policy। फिर भी इंडिपेंडेंटली उनके इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशनशिप हैं ताइवान के साथ। यूएसए क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम ताइवान स्टेट से पास होता रहता है अपने जहाज वगैरह को लेकर, जिससे ताइवान चिढ़ जाता है। तो रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट हुआ। देखिए यहां पे इस बॉर्डर पे चाइना के मिसाइल्स हमेशा तैनात रहती है ताइवान की तरफ। अगर चाइना चाहे तो 2 मिनट के अंदर ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर है। और चाइना के जो जहाज हैं, जो उसके जेट्स हैं, वो हमेशा ताइवान के ऊपर उड़ते रहते हैं। इसके एयर जो बाउंड्री है उसको वायलेट करते रहते हैं। और ये रिसेंटली थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्योंकि ताइवान ने अभी एक ग्रुप को ज्वाइन करने की बात की है। उस ग्रुप का नाम है CPTPP, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है? इसके अंदर आती है ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये 11 कंट्री इसके अंदर आती हैं। तो ताइवान ने इसको ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट की है बेसिकली। अब ताइवान ने जब ये की है तो चाइना को आ गया गुस्सा। चाइना ने क्या किया, अपने 19 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ मोड़ दिए और ताइवान बेचारा डर गया। ये पूरा मामला है क्योंकि चाइना ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने की जो है इच्छा जाहिर की है।
ठीक है। चाइना ताइवान को अपना प्रोविंस मानता है। 1949 में आपको मैंने बता दिया, जो KMT था, मतलब जो डेमोक्रेटिक थी, वो चले गए थे वहां पे। वन चाइना प्रिंसिपल यू ऑल वेरी वेल नो। ठीक है। अब ये CPTPP क्या है? इससे पहले जो है TPP का पार्ट है एक्चुअली। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2015 में इसको किया जाना था, लेकिन बाद में US से इससे बाहर हो गया ट्रंप के आने के बाद। तो ये TPP तो खत्म हो गया, उसकी जगह उन्होंने CPTPP बना दिया। तो 11 कंट्री भी इसके अंदर हैं, जिनकी 13.4% GDP जो है दुनिया की। आपको एग्जाम के लिए जो है TPP आप पढ़ सकते हो, अगर आपका मन करे, आगे पास समय है तो थोड़ा सा TPP के बारे में पढ़ें, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज एडिटोरियल। दिस एडिटोरियल इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखिए, आने वाले समय में नॉर्थ आर्कटिक के अंदर बर्फ रहेगी ही नहीं। 2050 तक तो बर्फ रहेगी नहीं। समर में तो बिल्कुल नहीं रहेगी, विंटर में तो खैर रहेगी। तो इन बेचारे भालुओं का क्या होगा, भगवान ही जाने। ठीक है, एनीवेज, तो ये सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही है। एनीवेज, पहले थोड़ा फैक्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या कहा? उसने कहा कि बिटवीन 1901 और 2018 के बीच में इंडिया का जो टेम्परेचर है वो 0.7% इंक्रीज हो गया है। ऐसा कहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मेंशन करने के काम आएगा। बिटवीन 2010 एंड 2019 इंडिया, दिस डिकेड इज द हॉटेस्ट डिकेड। ये भी आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अकॉर्डिंग एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब 2100 तक इंडिया का टेम्परेचर जो है, इंडिया विल एक्सपीरियंस 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मोर देन द एवरेज, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग फिगर, 4.4% डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। यहाँ पे टी लिख देना, 2 of the 10 मोस्ट एक्सपेंसिव क्लाइमेट डिजास्टर इन द लास्ट 2 years, साइक्लोन एम्फन आया था, तोती आया था, और साइक्लोन यास आया था। हर साल जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं वो पिछले सालों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए कंसर्न का मुद्दा है। इंडिया, अब ये IDP का मतलब क्या है? IDP का मतलब है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, स्पेशली राजस्थान और उत्तराखंड से। उत्तराखंड में जो फ्लड आती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़ के उत्तराखंड में से बाहर की तरफ चले गए हैं। स्पेशली 2013 में जो केदारनाथ में जो फ्लड आया था और दुनिया भर का रेनफॉल हुआ था, जिसकी वजह से उसके बाद बहुत सारे लोग उत्तराखंड से छोड़ के दूसरे सिटीज में चले गए हैं। विद इन 2050 तक कहा जाता है कि इंडिया में जो रेनफॉल है वो 6% तक इंक्रीज हो जाएगा और टेम्परेचर 1.6% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्यूचर में और ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन होने वाली है, जिसे आप क्लाइमेट रिफ्यूजी भी कह सकते हो, इंटरनल क्लाइमेट रिफ्यूजी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल एंड ऑल दैट हीट वेव्स, बहुत सारे लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होने वाले हैं। ठीक है, पिछले कुछ समय में इंडिया ने 235 स्क्वायर किलोमीटर कोस्टल इरोजन हमारा हो गया है, तो पीछे की तरफ आ गए हैं। जिसमें से यहाँ पे जो है 3.9 मिलियन जो लोग हैं वो 2020 में ही डिस्प्लेस हो गए हैं बेचारे। मतलब 39 लाख लोग 2020 में डिस्प्लेस हो गए। वाई? बिकॉज ऑफ द साइक्लोन्स एंड बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। और भी यहाँ पे कई सारे आप एग्जांपल देख सकते हो, महाराष्ट्र में, कर्नाटक वगैरह का एग्जांपल है जहां पे आपको हीट वेव्स नजर आती हैं। अब यहाँ पे पॉलिसी के बारे में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है कि इंडिया में पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। इंडिया ने जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया टॉप 10 पोजीशन में है। इंडिया का जो NDC है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में किया था कि 33 से 35% हम लोग ग्रीन एनर्जी सोर्स का यूज करेंगे, 40% हम लोग अपने GDP का इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करेंगे 2030 तक। ये सारे के सारे प्रॉमिस हम लोगों ने वहां पे किए थे, लेकिन इंडिया अपने प्रॉमिस को अचीव करने से काफी ज्यादा पीछे है। इवन इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था फ्रांस के साथ मिलकर, जिसमें अभी 120 के कंट्री के लगभग हैं, लेकिन खुद इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन खुद इंडिया इसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये यहां पे एक कंसर्न का मुद्दा है। उसके अलावा इंडिया ने बोला है कि 2030 तक हम बहुत सारा कार्बन सिंक जनरेट करेंगे, फॉरेस्ट वगैरह लगाएंगे। मतलब इंडिया को 25 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक हेक्टेयर का फॉरेस्ट कवर लगाना है 2030 तक, जो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है।
इंडिया को अपने अगर प्रॉमिस को फुलफिल करना है तो और ज्यादा स्टेप यहां पे लेने पड़ेंगे। अब COP26 कहां पे होने वाला है? ग्लासगो में होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये तो पूरा कंक्लूजन वाला पार्ट है। इन्होंने कहा है कि अगर इंडिया को एनडीसी को फुलफिल करना है और वर्ल्ड में एक लीडर बनना है तो क्लाइमेट चेंज को लेके आपको अपने एनडीसीज को और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत है और ज्यादा एम्बिशियस करने की जरूरत है। बिकॉज 27 तक मतलब अगले 5 साल में 6 साल में इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा कंजप्शन करेंगे। कंजप्शन करते हैं तो CO2 भी ज्यादा हम लोग रिलीज करते हैं। तो इंडिया को चाहिए कि अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करें। इंडिया को चाहिए कि वो अपने एनडीसी को और ज्यादा जो है एम्बिशियस करें और ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत है इंडिया को, ऐसा कहा गया है। अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, तो हर मामले में इंडिया को अब एक प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ एडिशनल रीडिंग हमने यहाँ पे आपके लिए दी हुई हैं, आप इन एडिटोरियल को भी पढ़ सकते हो इफ यू है टाइम। कुछ तो इसके में रिपीटेड ही हैं, कुछ इसके अंदर नया है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।